अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू दी सेकंड क्लास ऑफ कैफ वन FAR 1। हमने सर अभी लास्ट क्लास में एक चीज़ सीखी कि भाई सबसे पहले तो हमने ये समझा कि कैश फ्लो बनाने का मकसद क्या है। सर कैश फ्लो बनाने का मकसद ये है कि आपका प्रॉफिट और आपके कैश फॉर द ईयर में फ़र्क होता है, और फ़र्क होने के मैंने आपको बेसिक रीज़न दो बताया। पहला बताया सर रिसीवेबल, दूसरा बताया आपको पेएबल। यानी सर हो सकता है मैंने सेल की हो, सेल मेरी PNL में चली गई, हो सकता है उसके पैसे नहीं आए हों, तो दैट मीन्स कि मेरा प्रॉफिट भी तो वो आ रहा है बट वो कैश में नहीं आ रहा, तो देर इज़ एन इनकन्सिस्टेंसी। तो इसको कैसे मुझे शेयर होल्डर को प्रेजेंट करना है, वही स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने कहा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई खर्चा किया, यानी एसेट का परचेज करना एक एसेट था, सही जी, नहीं इन्वेंट्री का परचेज करना एक एसेट था, वो एक्सपेंस नहीं था। वो वंस एक्सपेंस हो गया तो आपके PNL में नेगेटिव आ गया, जिससे प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सपेंस हुआ आपका जिसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट नहीं की हो क्योंकि वो पेएबल हो। तो हमने कहा भाई दूसरा रीज़न है आपका पेएबल। यानी सर दो वजूहत अब तक हमने सीखी जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट मेरी कैश फॉर द ईयर से रिकनसाइल नहीं हो रहा होता और मुझे रिकनसाइल करना होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ कैसे करना है मैंने नहीं बताया अभी, तो मैं बहुत ही कोर प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा हूँ। मैं जब करूं तो समझ तो आया, वरना तो भाई मैं अगर करवाना शुरू हो तुम बोलो पता नहीं कुछ कर रहा है, तो हो ही जा रहा है, मैच भी हो रहा है बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो उस समझने के लिए आपने अपनी बेसिक्स को मेरे साथ पहले स्ट्रॉन्ग करना है, फिर मैं कैश फ्लो पे आऊँगा। एक एक करके बुनियाद रखेंगे। दो रीज़न समझा चुका हूँ, ऐसे सारे लाइन से बिछा दूंगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने साथ बने रहना है। सही है जी, फोकस होकर देखिएगा। अच्छा भाई, अब यहां पे अगर देखूं तो तीसरी चीज मैंने लिखी हुई है नॉन कैश एक्सपेंस। क्या लिखी हुई है बच्चों? नॉन कैश एक्सपेंस। अब जरा आप सुकून और तामुल से मेरी बात को सीखिएगा, समझिएगा। आपको क्या एक बात समझ आती है कि भाई आपने बचपन में एक एंट्री बनाना सीखी होगी, सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड accumulated डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि मेरे पास लेट से ओपनिंग जो PPE है वो 80,000 रुपये का है। सर कितने का है? 80,000 रुपये का। ओपनिंग PPE 80,000 रुपये का है। मैंने कहा कि सर इसकी रिमेनिंग लाइफ, सर मैंने कहा इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो है सर 4 ईयर्स। वो कितनी है सर? 4 ईयर्स। मेरी बात को फोकस होकर सुनना, ये मैं कह रहा हूँ ओपनिंग PPE की कैरिंग अमाउंट है। सर आप इसको अलग अलग नाम देते हैं, मैं सारे नाम लिख देता हूँ। ये ओपनिंग PPE की कैरिंग अमाउंट है। सर आप इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं, आप कुछ भी कहें, मैं सब बच्चों को साथ लेके चल रहा हूँ। आप इसको WDV भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू यानी रिटन डाउन वैल्यू का मतलब है डेप्रिसिएशन के बाद। यानी मेरे पास ये 80,000 रुपये का एसेट मौजूद है। इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा इसमें आप समझें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट हुआ है। ये नेट बुक वैल्यू है, ये नेट बुक वैल्यू, अगेन रिपीट करता हूँ, ये नेट बुक वैल्यू है। अच्छा, अब आपको इसमें कोई चीज़ सिखानी है। सर आप क्या ये मानते हैं कि ये PPE मेरा एसेट है? ये PPE मेरा एसेट है यार। ये इतने कोर प्रिंसिपल्स में आपके काम कर रहा हूँ, आपकी सोच है तो आपने बिल्कुल बने रहना है। सर ये मेरा एसेट है, सही जी। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक ईयर है 2019, ये मेरा 80,000 रुपये का PPE अपीयर हो रहा है यहाँ पे। क्या अपीयर हो रहा है जी? PPE अपीयर हो रहा है। मैंने कहा कि भाई मैं आ गया 2020 में। अच्छा, अब मैंने ये कहा 2019 से 2020 में आते हुए, सही है जी। पहली चीज़ नो एडिशन। सर मैंने कोई PPE नहीं खरीदा। नो डिस्पोजल। मैंने कहा मैंने कोई PPE बेचा भी नहीं है, मैंने कोई PPE बेचा भी नहीं है, बट हाँ मैंने इस PPE को यूज़ किया है, मैंने इस PPE को यूज़ किया है। तो आपने अपने PRC लेवल पे एक चीज़ सीखी होगी, जब भी आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो पहले उसको एसेट बनाते हैं,
और फिर जैसे जैसे उसको यूज़ करते हैं वैसे वैसे उसको यूज़फुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी जो 80,000 रुपये है, मुझे ये लगता है कि अब ये रिमेनिंग बेनिफिट्स 4 साल के देगी। तो मैंने इसको डिवाइड करा दिया लाइफ से, तो मैंने ये कहा बच्चों कि मेरे पास 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। सर मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, क्या आपने ये पीपी खरीदा या पहले पिछले सालों में खरीदा हुआ था? सर पिछले सालों में खरीदा हुआ था, इस साल सिर्फ ये यूज़ हुआ है। तो बच्चों जब यूज़ हुआ है तो इसके यूज़ होने का एक एक्सपेंस आएगा जिसका हम नाम रखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मैंने ये कहा कि सर मेरे पास 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया। आप इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लें, और मैं कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है मैं डायरेक्टली पीपी को रिड्यूस कर दूँ अगर मैं बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहा हूँ। मैंने सबको साथ लेके चलना है, मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। अच्छा, अब आपसे एक मेरा सवाल है, अब आप मुझे जवाब ये दें कि सर क्या ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक एक्सपेंस है? यस सर, आपने लिखा हुआ है, पागलों वाली बातें कर रहे हैं। यस, ये एक एक्सपेंस है। सर मेरा पहला सवाल ये था। मेरा दूसरा सवाल, क्या इस एक्सपेंस के बुक होने से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा? सर आपका जवाब आना चाहिए यस। सर मेरा प्रॉफिट बिल्कुल रिड्यूस होगा। सर जवाब आना चाहिए यस। अच्छा जी सर, यार ये प्रॉफिट रिड्यूस होगा, भाई ये पीपी के यूजेज का एक्सपेंस है कि मैंने इस साल इतना पीपी यूज़ कर लिया, 20,000 रुपये का और इस्तेमाल कर लिया। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि मेरे पास इस साल के आखिर में मेरे पास पीपी बचा हुआ होगा 60,000 रुपये का? मेरे पास पीपी बचा हुआ होगा 60,000 रुपये का, 20,000 रुपये का और यूज़ हो गया। भाई 20,000 रुपये का और यूज़ हो गया। तो अगर मैं इसका लेजर बनाऊं बच्चों, लेजर, तो मैंने कहा मैंने पीपी का बुक वैल्यू का अकाउंट बना दिया, यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें नेट हुआ है। तो बच्चों ओपनिंग कितना था? 80,000। क्लोजिंग कितना है? 60,000। अब मैं आपको एग्जाम की अप्रोच पे लेके जा रहा हूँ, बात समझिएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, तो मेरा ये पीपी यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल ली बैलेंसिंग फिगर। मुझे कुछ भी नहीं बताया एग्जामिनर, तो मुझे पता है ना ये पीपी ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, तो किस वजह से कम हुआ होगा? भाई यूज होने की वजह से कम हुआ होगा। कितना? 20,000 रुपये। अच्छा, अब मैं आप तो सर आप मुझे वजह बता देते ना भाई, मैं तो तीसरी वजह बता रहा हूँ, नॉन कैश एक्सपेंस। अब अपना दिमाग लगाओ, क्या ये बात मानते हो कि सर ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो यूजेज का एक्सपेंस है, इसका मेरा कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। आप खुद देखें यहाँ पे एंट्री के अंदर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और पीपी या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। क्या इस एंट्री का मेरे कैश पे कोई इम्पैक्ट है? सर नो, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर आप मुझे एक और बात समझाएं ना सर, जब मेरे कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो इससे मेरा प्रॉफिट तो कम हुआ ना। तो सर कैश पे इम्पैक्ट कब रहा होगा? भाई कैश पे इम्पैक्ट तब रहा होगा जब आपने इस पीपी को खरीदा होगा, जब आपने इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदा होगा। तो हम आगे जाके ये भी सीखेंगे जब पीपी खरीदता हूं तो क्या इम्पैक्ट होता है, वो बात की बात है। हम एक एक करके लेके चल रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहे, आप एक एक रीजन लेके चलें। हम अभी रीजन समझेंगे, पहले लॉजिक समझ आ जाएगी कि हाँ यार डिफरेंस इस वजह से आता है, फिर उसको कैसे रिकनसाइल करना है वो बात की कहानी है। अच्छा सर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, दो बातें अपने भेजे में रखें। पहली बात, क्या इस बात पे यकीन रखते हो कि पीपी का यूज होना एक एक्सपेंस है? आपका जवाब आएगा यस सर एक्सपेंस है। अच्छा, फिर क्या ये बात समझ आती है कि पीपी जब यूज होता है तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है? देखो नॉन कैश एक्सपेंस यूजेज का एक्सपेंस है, तो सर फिर कैश कब गया होगा? भाई कैश तो तब गया होगा जब मैंने इस पीपी को खरीदा होगा 4, 5, 6, 10 साल पहले। जब खरीदा होगा, ये तो मेरे पास ओपनिंग में ऑलरेडी मौजूद था, अब इतना बच गया है, अब 60,000 रुपये का बच गया है। फिर अगले साल कितना बचेगा? 40, फिर उसके अगले साल 20, फिर हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा यूज हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है
कि नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब है, अभी एक एग्जांपल दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या इस बात पे यकीन रखते हो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करूंगा, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो जब बच्चों मेरा इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट कम होगा और कैश ज़्यादा होगा, तो देयर इज़ एन इनकंसिस्टेंसी। तो इस इनकंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए कि भाई मैं शेयर होल्डर को बताऊंगा, मैं शेयर होल्डर को क्या बताऊंगा, मैं शेयर होल्डर को ये बताऊंगा कि भाई आपका प्रॉफिट कम इसलिए हुआ है, सुनना मेरी बात फोकस से, मैं शेयर होल्डर को ये बताऊंगा कि बच्चों आपका प्रॉफिट इसलिए कम हुआ है क्योंकि आपने जो इतने सारे पैसे लगा के एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा था, मैंने उसको एक साल में एक्सपेंस आउट नहीं किया, मैंने उसको ओवर द पीरियड किया, क्योंकि उसके फायदे एक साल से ज्यादा के हैं। तभी आपको हर साल एक एक्सपेंस दिख रहा है जिसका इस साल कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो मैं इसको ऐड बैक करके दिखाऊंगा, जो अभी मैं प्रेजेंट करके दिखाता हूं कि भाई ये एक ऐसा एक्सपेंस था जिसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ यूजेज का एक्सपेंस है। क्या आपको ये बात भेजे में बैठती है, क्लियर होती है? तो सर आई होप आपको समझ आ गया कि नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या है। भाई नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब ये है कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसका कैश के ऊपर कोई हिट नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस जिसका कैश के ऊपर कोई हिट नहीं है। सर ये COGS भी तो बात यही थी पेबल्स में, याद करें, वन ऑफ काइंड ऑफ तो यही है ना कि भाई आपने एक्सपेंस कर लिया जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो जिससे आपका प्रॉफिट कम हुआ है, कैश अपनी जगह पर है, तो उसको भी ऐड बैक करना है, वो भी देखेंगे आगे, ऐसा ही है। तो बात याद रखिएगा कि भाई आपके पास अब तक कैश फ्लो बनाने के जो रीजंस हैं, वो रीजन तो ओवरऑल तो एक ही है कि आपको पहले तो प्रॉफिट को रिकनसाइल करना है। कैसे? अभी तक एक रीजन है, प्रॉफिट को रिकनसाइल करना है कैश फॉर द ईयर से। फिर आपको मैंने दूसरा सवाल किया, तो भाई ये प्रॉफिट आउट क्यों होता है, कैश से मैच क्यों नहीं होता? पहला रीजन हो सकता है जो पैसे कमाए हों वो रिसीव ना किए हों। अगर मैं दुकान पे बैठा हुआ और मैंने कोई चीज़ बेची दोस्त को, तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा बेची नहीं है, कमाया है मैंने बट पैसे रिसीव नहीं है, उधार पे बेचा है, रिसीवेबल है। तो मैंने कहा कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, कैश कम है, तो मैं अपने शेयर होल्डर को बताऊंगा भाई कमाई तो है बट अगर कैश जितना चाहते हो तो उसको माइनस करो, तो फिर आप पहुंचोगे कैश फॉर द ईयर पे। फिर मैंने कहा कि भाई दूसरी चीज़ पेबल्स का गेम है कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपने एक एक्सपेंस किया हो जिसके अगेंस्ट में पे नहीं किया हो, और फिर मैंने कहा नॉन कैश एक्सपेंस है, उसकी एग्जाम्पल क्या थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज एक्सपेंस ऑफ यूजेज, आप यूज कर रहे हैं तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, जबकि इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का P&L पे तो हिट है बट कैश पे कोई हिट नहीं है, क्योंकि PP तो आपने जब खरीदा था तब कैश का हिट था, अभी तो वो सिर्फ यूज हो रहा है। क्योंकि अगर मैं देखो, नाजायज बात है ना कि जब मैं खरीदूं तभी पूरा एक्सपेंस आउट कर दूं, क्योंकि उसका फायदा एक साल से ज्यादा है, तो उसकी यूजफुल लाइफ में मैं डेप्रिशिएट करता हूं। तो दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन माई कैश एंड माई प्रॉफिट। आए सर एक बेहतरीन सी इलस्ट्रेशन करते हैं, सिर्फ किसको लेके सर, सिर्फ किसको लेके? नॉन कैश एक्सपेंस को लेके। फिर रिसीवेबल पेबल पे भी आते हैं, ये प्रॉमिस है, रिसीवेबल पेबल पे भी आते हैं। सही है जी, फोकस होकर सुनिएगा। मैंने कहा आए सर, मैंने कहा ये एक्सट्रैक्ट्स है, सही है जी। मैंने ये कहा कि भाई मेरी सेल्स है 2.5 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 150, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है मेरा 1 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन आ रहा है 20,000 रुपये का, और मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सर 80,000 रुपये का, 80,000 रुपीज़ का। अब ज़रा सुकून से, मैं आपको ऐसा रटा नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको एंट्री बनवाऊंगा पहले एक एक करके। मैंने कहा कि सर अब मैं पहली एंट्री बनाऊं परचेजेस की। मैंने कहा मैंने इन्वेंट्री परचेज की, सही है जी, और मैंने कहा सर अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट कितने की परचेज की? देखो यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है सर। मैंने इन्वेंट्री परचेज की 1,50,000 रुपये की। आप मेरे साथ बने रहिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ सर ये मेरा एसेट है? क्या मैं कह सकता हूँ मेरा एसेट है? डेफिनेटली यस सर, ये मेरा एसेट है। क्या मैंने इसके लिए पे की है? नो सर, कुछ पे नहीं किया। मैंने कहा चलें सर आप एक काम करें, पे कर दें। हमने कहा अकाउंट्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, आपको अकाउंटिंग से लेके चलते हैं साथ साथ। मैंने कहा मैंने 1,50,000 रुपये पे कर दिए, मैंने 1,50,000 रुपये पे कर दिए। मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में एंट्रीज नहीं बनानी है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये चलता है। देखो भाई जब मैंने सेटलमेंट की, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरी सेटलमेंट है, जिससे मेरा कैश सर, जिससे मेरा कैश रिड्यूस हो गया सर, इससे मेरा कैश रिड्यूस हो गया बच्चों, इससे मेरा कैश रिड्यूस हो गया।
क्या आप ये बात मानते हैं कि पहली एंट्री में कोई एक्सपेंस नहीं है, पीएनएल का हिट नहीं है, पीएनएल का हिट नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, पीएनएल का हिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिट नहीं है, क्योंकि अभी एक्सपेंस ही नहीं हुआ, बेचा ही नहीं है मैंने। सर क्या कैश का हिट आ गया? यस सर, मैंने पे कर दिया, कैश का हिट आ गया। आगे सुने, मैंने कहा कि सर मैंने उठा के ये इन्वेंट्री को बेच दिया। कितने में बेचा सर? यहाँ पे देखें 2.5 लाख रुपए में। मैंने क्या कहा सर, मेरे पास पूरे पैसे आ गए, कैश आ गए 2.5 लाख रुपए, और सेल्स हो गई 2.5 लाख रुपए की। क्या मैं कह सकता हूँ मैंने अभी कुछ कमाया है? जब मैंने कमाया तो मेरा पीएनएल हिट हुआ, यानी सर ये वाली अमाउंट मेरे पीएनएल में पॉजिटिव आएगी। मैंने कमाई है ना, मेरी कमाई है, तो सर ऊपर वाली क्यों नहीं आई थी? भाई ये एसेट है और सर ये लायबिलिटी है। सर ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। मेरा पीएनएल हिट ही नहीं हुआ था अब तक, पहली बार हिट हुआ है। और सर क्या आप ये मानते हैं मेरे पास कैश इंक्रीज हुआ? ये कैश इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ बातें करता चलूँ, क्या आप मानते हो मेरा कैश इंक्रीज हुआ 2.5 लाख से? यहाँ पे कैश मूवमेंट बना रहा हूँ मैं फॉर द ईयर की, कैश मूवमेंट फॉर द ईयर, सिर्फ समझाने के लिए। एग्जाम में बच्चों आपने नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि गेम समझ आए। अच्छा, मैंने कहा कि भाई कैश इनफ्लो ड्यू टू सेल्स कितना है? जानी कैश इनफ्लो ड्यू टू सेल्स कितना है? सर आपने कहा 2.5 लाख रुपए, ऐसा ही है। मैंने कहा कैश आउटफ्लो ड्यू टू परचेजेस एंड सेटलमेंट, क्योंकि मैंने सेटल कर दिया है तभी मेरा कैश आउटफ्लो है। कितने का सर? 1,50,000 रुपये का। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास नेट कैश इनफ्लो आया है 1 लाख रुपए का? नेट कैश इनफ्लो कितना आया है? 1 लाख रुपए का। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जब मैंने ये इन्वेंट्री बेच दी तो अब मैं एंट्री बनाऊंगा COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सर कितने से बनाऊंगा मैं? सर 1,50,000 रुपये से। क्या मैं कह सकता हूँ कि अब ये मेरा एसेट चला गया तो अब ये मेरा एक्सपेंस है, अब ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। अच्छा, मैं यहाँ पे पीएनएल भी बनाता हूँ साथ साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं बताऊंगा मेरी कमाई कितनी है सर? 2.5 लाख रुपए। मैं बताऊंगा मेरी COGS सर कितनी है? 1,50,000 रुपये। मेरी इनकम कितनी आ गई सर, जिसको मैं कहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट? सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए का, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए का। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरा ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच है, यानी मेरा ये अमाउंट और ये अमाउंट, यानी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और मेरा कैश फॉर द ईयर मैच है, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड कैश फॉर द ईयर मैच है। सर आप तो कह रहे थे कि वो मतलब अलग होता है, नहीं आता भाई, तब अलग होता है जब या तो रिसीवेबल कुछ लेना बाकी हो या कुछ देना बाकी हो। भाई मैं तो अल्लाह की कसम कुछ लेना बाकी नहीं है, सब कैश में आ गया, कुछ देना बाकी नहीं है, मैंने दे दिया जितना परचेज किया था। तो दैट मीन्स कि यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। पर अब मैंने सवाल में देखा कि मेरे पास सर एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है। मैं एग्ज़ाम में ऐसे PP का अकाउंट बनाऊंगा, ओपनिंग देखूंगा 80,000 रुपये और क्लोजिंग बोलूँगा भाई कितना आ रहा है? 60,000 रुपये। अच्छा अब देखो यहाँ पे N1 मैंने लिख के दिया आपको, नो एडिशन और डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर डेप्रिसिएशन इज 20,000। तो मैंने कहा भाई मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया बच्चों 20,000 रुपये का। मैंने कहा कि सर ये आ गई मेरी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि एसेट खरीदो ना खरीदो
बेचो ना बेचो, एसिड यूज़ तो होना है ना, तो एसिड यूजेज का एक्सपेंस आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने अभी आपको सिखाया था, इस यूजेज की एंट्री ये बनती है, 20,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया, तो सर क्या मैं पीएनएल में दिखाऊंगा? मैं बोलूँगा शेयर होल्डर को भाई मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग की थी उसका भी तो एक्सपेंस है, पीपी खरीदा था, अब यूज़ भी तो हो रहा है, उसका एक्सपेंस भी पार्क करो। मैंने कहा चलें भाई मैं पीएनएल बना रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 20,000 रुपये का। सर मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया? प्रॉफिट फॉर द ईयर सर 80,000 रुपये। अब देर इज़ द डिस्पैरिटी बिटवीन माई प्रॉफिट एंड कैश, अब आउट हो गया ना। तो सर अब बात समझें, मैंने तो आपको 3 रीज़न बताए थे सर, आपने तो कहा कि यहाँ पे तो वो तो थे ही नहीं। भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही रीज़न है आउट होने का। तो ज़रूरी है हर कंपनी में हर सवाल में सारे रीज़न होंगे? नहीं, लाजमी नहीं है। हो सकता है एक, हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 10 भी हो सकते हैं, एक एक करके सीखेंगे। पर इस केस में आज मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूँ बनाने का तरीका। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर आप शुरू करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, या स्लैश अभी आप सिर्फ ये रखें प्रॉफिट से। आपका प्रॉफिट कितना है जानी? 80,000 रुपये। सही है जी, आपका प्रॉफिट कितना है? 80,000 रुपये। आपने यहाँ पे हेडिंग डालनी होती है एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस। किसकी एंट्री डालते हैं? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस। और यहाँ पे पहला लिख रहा हूँ मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सही जी, पहला लिख रहा हूँ क्या? डेप्रिसिएशन। क्या करूँ मैं इसको? सर ऐड बैक करवा दूँ। सर ऐड बैक करवा के मुझे मिल गया कैश फॉर द ईयर। अच्छा, अब आप अपने शेयर होल्डर को पता है क्या बता रहे हैं? आप अपने शेयर होल्डर को क्या बता रहे हैं? मैं कैश फॉर द ईयर की जगह जानी मैं आपको लिख के देता हूँ कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। मैं अपने शेयर होल्डर को ये बता रहा हूँ कि भाई मैंने प्रॉफिट उठाया पीएनएल से, ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने यहाँ से उठाया। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा भाई ये रहा प्रॉफिट। मेरा शेयर होल्डर को मैंने बताया भाई कैश कितना। अब देख सुनना, मैंने इसके अंदर जैसे ही ऐड किया तो मुझे पता है ना, ये तो मैंने तुम्हें पूरी एंट्रीज बताई, ये को तुम्हें बताएगा थोड़ी ना कि ये एंट्रीज हैं, ये तो मैंने तुम्हें पूरी लॉजिक बताई कि भाई चल क्या रहा था। यानी इस बिजनेस के अंदर जो सेल की पैसा आ गया, जो एक्सपेंस किया वो पैसा चला गया, सिवाय किसके? डेप्रिसिएशन के। यानी इससे पहले कोई मसला नहीं था, मसला एक ही था, किसका था? डेप्रिसिएशन का था। क्या मैंने आपको रिसीवेबल एडजस्ट करना सिखाया? नो। क्या मैंने आपको पेबल एडजस्ट करना सिखाया? नो। बट एक चीज़ एडजस्ट करना सिखा दी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंस। यानी आपने शेयर होल्डर को बोलते हो भाई ये रहा प्रॉफिट, अपने शेयर होल्डर को क्या बोलते हो? ये रहा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के अंदर जो मसले हैं वो मैं आपको एडजस्ट करके दे रहा हूं। मैंने क्या बोला शेयर होल्डर को? मैंने बोला भाई ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ हुआ और कैश ज़्यादा है। तो मैं प्रॉफिट को रिकनसाइल कर रहा हूँ कैश की फिगर से। तो मेरा प्रॉफिट कम है ना, तो मैं उसमें इसको क्या करूँगा? ऐड बैक करूँगा। तो आपके IFRS में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है नॉन कैश एक्सपेंसेस शुड बी एडेड बैक। तो नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक तो मैं तो आराम से लिखवा देता, तुम्हें तो लॉजिक नहीं पता होती ना, सवाल सोल्यूशन तो हो जाता। पर क्या ये बात समझ आ रही है? नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, जिसका कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो मैं अपने शेयर होल्डर को बाकी पंचायतों में नहीं डालता, मैं सिर्फ उसको बोलता हूँ भाई ये वो चीज़ है जिसकी वजह से प्रॉफिट कैश से रिकनसाइल नहीं था, मैं उसको ऐड बैक करके दे देता हूँ। वहाँ पे मेरा कैश फॉर द ईयर क्या हो गया? रिकनसाइल हो गया। अब आप देखें ज़रा, मैं इसमें क्या करूँगा? ओपनिंग बैलेंस ऐड करूँगा। मैं जैसे ही ओपनिंग बैलेंस ऐड करूँगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। सर मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना था सवाल में? सर 2 लाख रुपए। मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना था सवाल में? 2 लाख रुपए। मेरा क्लोजिंग कितना आ गया? 3 लाख रुपए। क्या ये 3 लाख रुपए मेरा यहाँ से मैच होता है? और याद करो मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ से शुरू कराई थी भाई, ये मैंने जो पिछला लेक्चर करवाया उसके अंदर मैंने क्या कहा था? इन दोनों को देख के लगता है ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करूँ कि मेरे पास इस साल
1 लाख रुपए का कैश आया है, 1 लाख रुपए का कैश आया है। पर मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने आपको पूरा गेम समझाया, पूरा गेम समझाया। क्या एक कंपनी में एक ही एंट्री होती है? मिलियन ऑफ एंट्रीज होती हैं, तुम्हारे एंट्री नहीं बना सकते? तो एक तरीका होता है प्रॉफिट को कैश के बैलेंस से रिकनसाइल करने का। वो क्या तरीका होता है? आप सब समझो सब सही है, सिवाय जो सही नहीं है उसको एडजस्ट करना है। यानी जैसे ये मैंने आपको ये इन्वेंट्री खरीदवाई और फिर इसको बिकवाया भी, तो ऐसे एक एंट्री थोड़ी ना होती, हज़ारों एंट्रीज होती हैं। पर आपने उन हज़ारों में से सिर्फ वो मसले ढूंढने जिसमें मेरा प्रॉफिट मेरे कैश के बैलेंस से रिकनसाइल नहीं होने दिया, तो वो मसलों को एडजस्ट करना है। पहला मसला सिखाया एडजस्ट करना, कौन सा? नॉन कैश एक्सपेंस। तो सर रिसीवेबल का हो सकता है, यस। पेएबल का हो सकता है, यस। नॉन कैश तो अभी करवा दिया। थीम क्या है? थीम क्या है? प्रॉफिट को रिकनसाइल करना कैश के बैलेंस से। अच्छा, अब आगे जो मैं अगली इलस्ट्रेशन आपको करवाऊंगा, मैं पहले स्क्रीन पे प्रेजेंट करूंगा और आप उसको खुद से करेंगे। उसमें आपकी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले आप सवाल में जाके प्रॉफिट उठाएंगे, आपने प्रॉफिट रख दिया, सही है जी। अब आप ये देखेंगे, प्लीज समझिएगा, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, 1 साल का है, फॉर द ईयर है। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे पीपीई के अकाउंट में। पीपीई के अकाउंट में आपको पता है कि जो डिक्लाइन है अब तक, क्योंकि मैंने बाकी एडजस्टमेंट नहीं सिखाई, पीपीई का अकाउंट अगर आपको कम होता हुआ देखे तो आपको ये पता होना चाहिए वो पीपीई का अकाउंट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि पीपीई यूज हुआ है और वो एक एक्सपेंस है। तो इस अकाउंट से आप एक एक्सपेंस निकालेंगे। इस अकाउंट से बच्चों आप क्या निकालेंगे? एक एक्सपेंस निकालेंगे जिसका नाम क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्योंकि पीपी अगर कम हो रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा बिक रहा है, क्योंकि मैंने बिकना तो सिखाया ही नहीं है अभी। आप सिर्फ ये समझेंगे पीपी अभी क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो जैसे ही इस अकाउंट में आप गए, आपने देखा ओपनिंग के मुकाबले में पीपी कम हो रहा है, नीचे लिख के भी दिया कि कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं, तो ये यूज हो रहा है। तो आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये जो एक्सपेंस है इससे मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा, और जिसका कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मैं अपने शेयर होल्डर को बोलूँगा कि मेरे भाई, मैंने जो पीपी प्लांट पहले लगाया था वो यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो उसका एक्सपेंस तो मैं आपको दिखाऊंगा ना, जिसका अभी फिलहाल कोई कैश पे इम्पैक्ट नहीं है। तो जब कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो मैं इसको क्या करता हूँ? एड बैक करके बताता हूँ कि भाई ये यूजेज का एक्सपेंस है, जिसका खर्चा मैं, कैश का खर्चा मैं बहुत पहले कर चुका था, अब से वो यूज़ हो रहा है। क्या ये बात क्लैरिटी से आपको भेजे में फिक्स होती है? अच्छा, वंस मैंने जैसे ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, तो मैं शेयर होल्डर को ये बोलता हूँ कि भाई मैं इसको ऐड बैक करके वापस से उस प्रॉफिट के अंदर जो ऐसा इम्पैक्ट है जिसने प्रॉफिट को रिकनसाइल नहीं होने दिया हुआ कैश से, मैं उसको ऐड बैक करके नलीफाई कर देता हूँ। अच्छा सर, तो इस केस के अंदर अगर कुछ बाकी नहीं कहा हुआ, बाकी कुछ भी नहीं कहा हुआ ना आपके सामने, और अगर मैं यही इलस्ट्रेशन आपको यहाँ से मैच कराऊँ, यहाँ से नो एडिशनल डिस्पोजल, यही वाली मैंने करवाई थी, और इस केस के अंदर आपने ये अज्यूम करना है कि जो भी मेरी परचेजेज है वो कैश पे हुई है और जो भी सेल हुई है वो कैश पे हुई है। यानी मैंने जो सेल की उसके सारे पैसे आ गए और जो परचेज किए उसके सारे पैसे दे दिए। यानी कॉस्ट ऑफ सेल जितनी मेरी पीएनएल में आ रही है उतने पैसे भी जा चुके हैं, और जो सेल आ रही है उतने पैसे भी आ चुके हैं। तो इन दोनों का तो मसला ही नहीं है। मसला किसका था सर? मसला था नॉन कैश एक्सपेंस का, जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उठाया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उठाने के बाद ये रहा, आपने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया ये रहा यहाँ पे, सही है। आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जहां से मुझे नॉन कैश एक्सपेंस मिलेगा। आपने बोला सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है जहां से मुझे नॉन कैश एक्सपेंस मिलेगा। मैंने पीपी का एक टी अकाउंट बना दिया, ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर किया, क्लोजिंग कम होता हुआ दिख रहा था। तो क्लोजिंग कम क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरा पीपी इस बार यूज हुआ है, क्योंकि कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। तो मुझे पता लग गया कि ये एक एक्सपेंस जो इस अकाउंट से निकल रहा है, क्योंकि वो पीपी को उसी एक्सपेंस ने कम किया होगा ना। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो मेरे पीएनएल में चार्ज हो गया होगा, जिसने मेरे प्रॉफिट को कम किया होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। तो सर हमने आज पहली इलस्ट्रेशन की है अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की, जिसके अंदर मैंने आपको रिकनसाइल करना सिखाया। अभी भी रिसीवेबल बाकी है, पेबल बाकी है और बहुत कुछ बाकी है। तो मैं आपको खाली एज अ नमूना ये खाली आपको चीज़ दिखा दूँ कि देखें इसने क्या किया हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ बच्चों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ये देख रहे हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ पे ऐड बैक हुआ है। तो मैंने आपको लॉजिकली अभी सिर्फ एक ही लाइन आइटम सिखाया और मैं बोल रहा हूँ मज़े से सीखेंगे, जल्दी हमें है नहीं, क्योंकि मैं मज़े से एक एक लाइन आइटम सिखाऊंगा और आपको पूरा कैश फ्लो आ जाएगा जी। जज़ाकल्लाह।